देखो हेलो। चलिए, नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से भोपाल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होने वाली आयोजित परीक्षा फूड सेफ्टी ऑफिसर के क्लास 2 के बारे में। कल हमने परसों के दिन हमने क्लास 1 का डेमो क्लास के लिए आपको लाइव जोड़ा था। आज भी हम लोग सेकेंड क्लास के लिए लाइव जुड़ने वाले थे, लेकिन किसी तकनीकी खामी के कारण हमारी क्लास खत्म हो गई थी। हमने फिर से इस सेशन को स्टार्ट किया है और ये क्लास जब मैं आपको रिकॉर्ड कंप्लीट कर दूंगा तो उसके बाद वीडियो सेक्शन में मिलेगी, यानी कि ये लाइव तो नहीं है लेकिन लाइव क्लास जैसे ही मैंने आपको इसमें पूरा पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, तो जब पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था तो हम यूनिट 1 की बात कर रहे थे जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक फूड्स था और हम इस बेसिक फूड्स की जो भी टर्मिनोलॉजी थी, उसकी जो क्रोनोलॉजी थी, सब्जेक्ट की जो डिमांड थी, उसको लेकर चर्चा कर रहे थे। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन जिसे हम कहते हैं कि वो हम देखते हैं। ठीक है, या हम कहें कि शॉर्ट रिवीजन करके और फिर हम चलेंगे क्योंकि ब्रीफ में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, बस ब्रीफ करता हूँ मैं आपको कि हमने भोजन के इतिहास संरक्षण के लिए बहुत सारी प्रिजर्वेशन की जो टेक्निक्स थी इनको लेकर डिस्कस किया था। इसके बाद हमने फूड की जो हिस्ट्री थी उसको लेकर, उसकी यात्रा को लेकर एक बहुत अच्छी खासी चर्चा की थी और पाया था कि किस तरह से आदि मानव के इतिहास में धीरे धीरे बढ़ते हुए किस कदर फूड हैबिट्स जो हैं वो चेंजेस हुई हैं, खाद्य पदार्थों की जो अवस्थिति है उसमें क्या परिवर्तन आया, कैसे हम मांसाहार धीरे धीरे शाकाहार और मांसाहार दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहे। तो इस पूरी फूड साइकिल में हमने देखा था। फिर परंपरागत खाद्य पदार्थ और उनके महत्व पर हम एक छोटी सी जो है रूपरेखा देखकर आए थे, उसको डिस्कस करके आए थे कि कैसे ही भारत के अनेक राज्यों के विभिन्न विभिन्न प्रांतों में एक अलग स्पेशल डिश के रूप में हम देखते हैं और वो सारी की सारी डिश अपने पोषण पदार्थों के लिए जानी जाती है। तो इसको हम आगे चल के बहुत डिटेल में देखने वाले थे। फिर खाद्य सुदृढ़ीकरण की भूमिका देखी थी भारत में, ईट राइट चैलेंज जिसमें मेल न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे हम लोग, कुपोषण को देख रहे थे, या फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में खाने वाली चीजों के लिए जो हैबिट्स होती हैं लोगों की, उसको लेकर हमने डिस्कस किया था। मध्य प्रदेश के जनजातीय खाद्य सामग्री की बात की थी कि कैसे मध्य प्रदेश की जो ट्राइब्स है उसके लोग अपने अंचलों में एक विशेष प्रकार की जो चीजें हैं या जो हम कहें डिश हैं उनको बनाने का काम करते हैं। तो ये हमने देखा था। इसके बाद हमने फूड एलिमेंट्स के बारे में चर्चा कर ली थी, मेटामोदी के बारे में बात की थी, प्रॉपर्टी की बात कर ली थी फूड की, और इसे हम डिटेल में आने वाली क्लासेस में समझने वाले हैं। फिर हम आज जो हम बात करने वाले हैं कि क्लास 2 जिसमें हमें चीजें देखनी थी, यानी कि हम बात करने वाले थे भोजन और उसके संरक्षण के इतिहास को लेकर। खासकर हमने भोजन के इतिहास की हल्की सी एक चर्चा या हम कहें एक रूपरेखा को देखने का प्रयास किया था। हमने ये जाना कि सबसे पहले जब भोजन के इतिहास की शुरुआत हुई तो भारत हो या विश्व की दुनिया के पटल पर जो भी चीजें निकल कर आती हैं उनमें हम ये पाते हैं कि शुरुआत में जो मनुष्य था वो के प्लांट्स के ऊपर या हंटिंग गैदरिंग के साथ में उन्हीं सब चीजों के ऊपर जीवित था। एक और बहुत सारे एकदम एंसेंट टाइम के पीरियड के हिसाब से। उसके बाद वो आगे और बढ़ता रहा और उसने बढ़ते बढ़ते धीरे से मिडाइवल पीरियड से, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे तो इसे कम ही डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। हम बात करेंगे आज खाद्य संरक्षण के इतिहास को लेकर, यानी कि भोजन के इतिहास की हमारी चर्चा हो गई थी। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण करने की विधियां या तकनीक। देखिए भाई, मेरे पास यदि फूड सरप्लस में है, एक्स्ट्रा मेरे पास खाद्य पदार्थ हैं, तो मुझे लंबे समय तक उनका संरक्षण करना पड़ेगा, अन्यथा वो खराब हो जाएंगे, टॉक्सिक हो जाएंगे, जहरीले हो जाएंगे और खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे तो मेरे कोई काम के नहीं है। और मैंने अगर ऐसे किसी भी फ्रूट्स के लिए, अगर किसी प्लांट के लिए कुछ फूड ऐसा बनाया तो उसे मुझे अगर लंबे समय तक रखना है जो मेरी जरूरतों को पूरा कर सके, तो फिर मुझे उसे खाद्य के संरक्षण की तकनीकी या विधि जो है उनका पूरी तरह से पालन करना होता है। तो जब खाद्य संरक्षण के इतिहास की अगर हम बात करें तो मानव सभ्यता के विकास के साथ ही फूड से जो प्रिजर्वेशन था उसका इतिहास भी सीधा सीधा जुड़ा रहा। प्रारंभिक फेज यानी कि स्टार्टिंग फेज के आदि मानव की हम बात करें तो उस समय का हमारा जो मानव था वो शिकारी और संग्रहकर्ता बनता जा रहा था, हंटिंग करता था। उसके बाद गैदरिंग शुरू की जब उसने, तो उसका जो शुरुआती जो आहार था, या तो भैया वो क्या करता था
कि स्टार्टिंग में जो है जंगली जो फल कंद रूट्स जो भी थी, हंटिंग पर आधारित जो भी फूड और क्या जो उसे मीट मिल जाता था उस पर वो काम चलाता था। तो उसे कुछ चीजें ऐसी चीजें समझ में नहीं आ रही थी कि वो किस तरह से क्या करे। लेकिन जब उसको ये लगा कि यार ये चीजें मेरे पास लंबे समय तक तो चलने वाली नहीं है, इसलिए मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि जिसके कारण में जो मेरे पास अभी प्राप्त है मैं उसे एक लंबे समय तक रख पाऊं। और अगर अब इस टाइप की हम बात करें तो सबसे पहले हम देख पाते हैं कि जितने भी हमारे एंसाइंट पीरियड के जो भी सिविलाइजेशन हुए, खासकर उसमें मिस्र की सभ्यता की बात करें, हम चीन की सभ्यता की बात करें, मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें, तो जब सिविलाइजेशन का जो दौर था वहीं से खाद्य संरक्षण की जो तकनीकें थी इनकी शुरुआत या इनके विकास की स्थिति को हम जानना या समझना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो भी एंसेंट में सिविलाइजेशन था, हम लाइक इजिप्ट की बात करें, चाइना की बात करें या मेसोपोटामिया की सभ्यता सिविलाइजेशन की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि इनके यहाँ पर डेवलप्ड फूड प्रिजर्वेशन जो मेथड्स थी वो अपनाई जाने लगी थी। अब ये प्रारंभिक स्तर पर क्या करते थे, तो स्टार्टिंग में जो हम उस दिन भी हमने बेसिक डिस्कस किया था कि ये लोग सुखाने की प्रक्रिया को अपनाते थे, नमक डालकर लंबे समय तक चलाने की प्रक्रिया को बताते थे, या फिर ये धूप में या धुएं में सुखाने जैसी, जिसे हम स्मोकी कहते हैं, धूमीकरण कहते हैं, इन सभी तकनीकों का प्रयोग उस समय के प्रारंभिक समय में किया करते थे। तो किस किस प्रकार की टेक्निक्स का यूज करते थे और पेपर में क्या आ सकती है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइंग, ठीक है, सुखाने की तकनीक को। ठीक है, प्रारंभिक मनुष्य को जब यह लगा कि कोई भी चीज मेरे पास है और उसे मुझे लंबे समय तक चलाना है तो मैं उसे कैसे काम कर सकता हूं। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बेर और लब्दों वाला इमली खटाई और उसका एग्जाम्पल दिया था। उसी प्रकार से जब हम प्राचीन काल के समय में जाते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि शुरुआती जो मनुष्य था, वो चाहे अनाज की बात हो या फल की बात हो या मांस की बात हो, वो धूप में ऐसे जो भी उसके पास जो भी चीजें होती थी, वैसे ये मैंने जो फोटो ली है, इसको फोटो को देखकर घिन मत लेके आना, ठीक है। ये जो फोटो है, इस फोटो में उसने अपने मांस की चीजों के ऊपर की खाल को निकालकर और लटका दिया। अब ये क्या हो रही है, ये सूख रही है। ये क्या हो रही है भैया, सूख रही है। और जब ये सूख रही है, जब ये ड्राइंग के लिए इसको ग्रेन फ्रूट्स या मीट्स को जब प्रिजर्व करने के लिए सन के सामने सीधा खुला छोड़ दिया गया, है ना, तब हम देख पा रहे हैं कि ये उसकी जो माइक्रोबियल ग्रोथ थी, जो इसमें उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव जिन्हें हम बैक्टीरिया कह सकते थे, उनकी स्थिति को मार देता है। क्यों मार देता है कि जैसे ही इसमें सनरेज पड़ रही हैं तो इसमें जो नमी है, इसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो रहा है, सूख रहा है। और जब मॉइस्चर नहीं रहेगा, नमी नहीं रहेगी, तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। हम देख पाते हैं कि जब भी सीड़न होती है या तो बैक्टीरिया लग जाता है या फफूंद लग जाती है, एल जो हम फफूंद देखते हैं वो लग जाती है, फंगस लग जाती है। तो जब इसे सुखाया गया तो इसकी जो नमी थी, इसका जो मॉइस्चर था वो ड्राई हो गया, सूख गया। तो प्राचीन काल के मनुष्य ने इस तकनीक को शुरू किया और इस सुखाने की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि केशिका क्रिया, जिसे हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैपिलरी एक्शन में क्या होता है कि जब भी इसके ऊपर सन की रेस पड़ती हैं तो इसमें जहां जहां भी नमी होती है, जो वाटर मॉइस्चर होता है, जो फैट का, ऑयल का जो मॉइस्चर होता है, वो धीरे धीरे सतही स्तर पर आना शुरू कर देता है। जहां जहां भी अंदर, जहां भी पानी या जहां भी गीला या जो मॉइस्चर होता है, तो जो कैपिलरी एक्शन होता है उसमें क्या होता है कि ये ऊपर की परत पर आना शुरू कर देता है, और ऊपर की परत पर आता है तो सन की रेस के कारण वाष्प बन जाता है, और वाष्प बन जाता है तो ये क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो सबसे पहले प्रारंभिक समय में ड्राइंग जो टेक्निक थी प्रिजर्वेशन के लिए, वो शुरू की गई। ठीक है, तो ये समझ में आया। ठीक है, ड्राइंग जो थी वो किस लिए कर रहे थे, क्योंकि उसमें कैपिलरी एक्शन हो रहा था। और कैपिलरी एक्शन का मतलब क्या है कि जो भी मॉइस्चर था, जो भी उसमें वाटर की स्थिति थी, वो धीरे धीरे कहां आता है, सरफेस की ओर, और सरफेस से फिर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषण हो जाता है पानी का। तो इस तरह से इनकी ड्राइंग की जो टेक्निक थी वो चल रही थी। उसके बाद हम बात करते हैं नमक डालने को लेकर, साल्टिंग। ठीक है, देखिए प्राचीन काल में जब चीजों को पाया गया तो उन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए इन सब चीजों में साल्टिंग की जाने लगी। समुद्री नमक जो था उसे डालकर कई दिनों तक बंद करके रखा जाने लगा। तो साल्टिंग की टेक्निक की जब हम बात करते हैं तो मछली, मांस या अचार की जब हम बात करते हैं, जो हमारी पिकल इंडस्ट्री है, जो हमारी अचार की इंडस्ट्री है, हम उसमें देख पाते हैं कि नमक के माध्यम से ये क्या करते हैं, नमक के माध्यम से कई दिनों तक के लिए इसको संरक्षित करने का काम किया करते हैं। यानी कि साल्टिंग से भी जितनी सारी चीजें जो हो सकती थी भोजन वाली,
उन सभी चीजों में नमक डालकर कुछ समय नमक रखने के बाद, ठीक है, जो इसकी माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उसे खत्म कर देते हैं। तो जितनी भी नमी जो होती है उसे क्या करता है, नमक जो है अब्सॉर्ब कर लेता है, सुखा देता है। तो वही बात है कि जब नमी नहीं रहेगी तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं रहेगी। कितनी अच्छी बात है। तो साल्टिंग भी जो थी एंसेंट टाइम में, प्राचीन काल में, इस तकनीक का भी बहुत अधिक प्रयोग किया जाता रहा। साल्टिंग के साथ सुगर भी शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट, अभी भी हम अचार बनाते हैं तो अचार को लंबे समय तक सड़ने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें अधिकांश नमक डालते हैं जिससे फंगस ना आ जाए। अगर नमक कम हुआ, तेल कम हुआ, फिर से नमक डाल देते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इस नमक को, अब नमक डाल दिया, सुखा दिया, कई दिनों तक रखा रहा, फिर जब इसको यूज करना है तो पानी से धो दिया, तो नमक वैसे ही पानी में घुलनशील होता है, ठीक है, तो वो लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाता है, तो टेस्ट भी खराब नहीं होता है, जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी खत्म नहीं होते। तो एक प्रक्रिया ये थी। इसके बाद शुरू हुई, जो धीरे धीरे समय बढ़ता गया और बढ़ता गया, तो बीच में स्थिति ये आई कि यार कुछ नया ट्राई किया जाए, तो फर्मेंटेशन शुरू हुआ, ठीक है। किण्वन की प्रक्रिया शुरू हुई, फर्मेंटेशन, ठीक है। चाहे वो दही हो, चाहे ईस्ट हो, ठीक है, उसको फाड़ कर जो मटेरियल बनाया जाने लगा वो एक लंबे समय तक के लिए किया जाने लगा, ठीक है। तो जो किण्वन है, जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है, इससे दही, अचार, इडली या ढोकला जैसे खाद्य पदार्थ जो थे उनको संरक्षित करने का काम किया जाने लगा, ठीक है। हम देखते हैं घर में कि एक दिन पहले ही चीजों को बनाने के लिए पेस्ट घोल कर रख दिया जाता, सड़ाया जाता, उसे किण्वन कराया जाता, फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन होने के बाद फिर हम डिश बनाते हैं। और ये डिश जो है वो लंबे समय तक के लिए, लंबे से मतलब है 2-3-4 दिन के लिए संरक्षित रहती है। जब भी उस पेस्ट का यूज करोगे तब आप बना लोगे। तो चाहे वो इडली के लिए जो राइस के साथ काम किया जा रहा है, राइस के, या फिर हम बात करें ढोकले बनाने के पेस्ट को लेकर, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन की एक प्रक्रिया, किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से भी खाद्यों को क्या किया जा रहा था, संरक्षित किया जा रहा था। फूड जो था उसका क्या किया जा रहा था, संरक्षण किया जा रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेल या सिरके में डुबोने की प्रक्रिया को लेकर। ये थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन के टाइम की प्रक्रिया है, जिसमें हम विनेगर वाला जो देखते हैं, प्याज व्याज भी देखते हैं हम खाने वाने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि बॉटल में जो है तेल या ऑयल जो होता है या फिर विनेगर, ठीक है, उसके बीच में खाद्य पदार्थों को रख दिया जाता है। और इससे क्या होता है, जब वो तेल में या सिरके में डूबे रहते हैं तो उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है, और वह लेयर जो है अन्य जो बैक्टीरियल चीजें होती हैं उन्हें उसमें पनपने नहीं देती है, ठीक है। मतलब उसको टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है उस ऑयल की बॉन्डिंग के कारण, तो भी चीजें खराब नहीं होती और एक लंबे समय तक हम चीजों को चला सकते हैं। तो चाहे अचार हो या अन्य जो फूड हमारे पास है, जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं, अगर इनको भी हमें लंबे समय तक के लिए बचा के रखना है तो हम तेल और जो सिरका है उसमें डुबोकर रख सकते थे, और ये टेक्निक हमने बहुत समय तक यूज की। इसके बाद हम बात करते हैं ध्रुवीकरण का, ठीक है, स्मोकिंग, ठीक है। एक बढ़िया अच्छी सी विधि थी, मिस्र और यूरोप के देशों में स्टार्टिंग हुई, ठीक है। क्या किया जाने लगा कि इस तरह से चीजों को रखा जाने लगा, नीचे लकड़ियां लगाई गई और लकड़ियों को ऐसे जलाया गया कि इनका जो धुआं था ना, उस धुएं से जिस भी फूड को प्रोटेक्ट किया जा रहा था उसको वहां पर रख दिया। अब धुएं की प्रक्रिया देखो, जलाने की प्रक्रिया एक अलग हो गई, ठीक है ना, जलाने वाली जो प्रक्रिया है वो एकदम अलग हो गई, और धुएं की जो प्रक्रिया है वो एकदम अलग हो जाती है। तो चाहे मांस था या मछली जाता जो थी, उसको धूप, जो धुआं था उसमें सुखाया जा रहा था। हीट तो दे रहे थे, ठीक है, हीट दे रहे थे। अच्छा, लकड़ियों का भी चुनाव अच्छे से करते थे ये, ऐसा नहीं कि कोई भी लकड़ी रख दी, क्योंकि बहुत सारी लकड़ियां जो थी उनको जब जलाया जाता था तो उनमें से कड़वाहट निकलती थी, और वो कड़वाहट कहीं अगर फूड पे आ जाती थी तो वो फूड कड़वा लगता था। इसलिए इन लकड़ियों का चुनाव भी बेहद अच्छे तरीके से किया जाता था, और एक प्राचीन काल में तकनीक जो चल रही थी इसे हम स्मोकिंग कहते हैं, कि धुएं में भी चीजें संरक्षित करती जाती थी, ठीक है, धुएं के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो धूम्रपान है, जो स्मोकिंग है, वो वाली अलग बात है, धुएं वाली, ठीक है। जो हमारा धूमीकरण है वो फूड की सबसे पुरानी तकनीकों में से एक है, ठीक है, और इसने कई सारी जो सिविलाइजेशन थी, खासकर ये स्कैंडिनेविया और जो उत्तर पश्चिमी अमेरिकी वाले इलाके थे, इन्होंने मछलियों को ही, और यूरोप के लोगों ने
स्मोक्ड होम तैयार कर दिए थे, ठीक है। बढ़िया स्मोक्ड होम हुआ करते थे, लकड़ियां डाल दी जाती थी, ऊपर सारी चीजें लटका दी जाती थी और नीचे जला जलाकर धुआं निकाला जाता। ऐसा नहीं कि आग में पका रहे, धुएं से पका रहे। और ये धुएं से पकाने से उनका टेस्ट भी खराब नहीं हो रहा था और वो जल्दी से कई समय समय तक के लिए सुखाकर रखी जा रही थी। तो उत्तर पश्चिमी अमेरिका देशों की बात करें हम, या फिर हम यूरोप के देशों की बात करें, वहां पर भी चल रही थी। अब बात आती है कि परीक्षा जो है, उस परीक्षा में हम लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने वाले हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अब जो आने वाला जो फूड है वो एफएसएसआई से अप्रूव्ड है कि नहीं, और उस फूड में, उसके कंजर्वेशन में, उसके प्रोडक्शन में, उसके प्रिजर्वेशन में, संरक्षण करने में कौन कौन सी तकनीकें इस्तेमाल की जा रही हैं और क्या वो वैलिड है कि नहीं, वो मान्य है कि नहीं। इन तकनीकों की क्रिया को देखते हुए हम बात करते हैं खाद्य संरक्षण की समकालीन तकनीकों की, यानी कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो भी टेक्निक्स चल रही हैं, जो अभी फूड को प्रिजर्व करने के लिए चल रही हैं, वो कौन कौन सी है, ठीक है। क्योंकि देखो, फूड प्रिजर्व करना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं मैं, कि जब 1809 में जो फ्रांस के निकोलस एपर्ट थे, सबसे पहले फूड प्रिजर्वेशन के लिए जो मॉडर्न टेक्निक थी, उसको शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे फ्रांस के निकोलस एपर्ट। फ्रांस के निकोलट एपर्ट को ही हम फूड संस्करण का जो है फादर भी कह सकते हैं, या पायोनियर ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कह सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग था, खाने को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए जो इंडस्ट्री डेवलप हुई वर्तमान में, उसके अग्रदूत ही कहे जाते हैं फ्रांस के निकोलस एपर्ट। तो एक स्टार लगाकर तो याद रखना कि ये परीक्षा में आने वाला पहला प्रश्न है इस यूनिट से, कि सबसे पहले फूड संस्करण जो था, फूड प्रिजर्वेशन जो था, इसकी टेक्निक की शुरुआत की हुई। क्योंकि फ्रांस में जब लड़ाइयां शुरू हुई तो सेना के जो आहार की व्यवस्था थी, जो सरकार थी, तो उस सरकार के द्वारा कहा गया कि भैया मेरी सेना के पास लंबे समय तक चलने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास खाना होना चाहिए। जब खाने होने की बात की गई, ठीक है, जब खाने की बात की गई, ठीक है, तो कहा गया कि भैया खाना कैसे बचाएंगे। तो निकोलस एपर्ट जो थे, उन्होंने फूड प्रसंस्करण के लिए एक टेक्निक यूज की, जिसे हम कैनिंग या वॉटलिंग के रूप में जानते हैं, ठीक है। किसके रूप में जानते हैं हम? कैनिंग या वॉटलिंग, ठीक है। कैनिंग या वॉटलिंग जो टेक्निक थी, इस कैनिंग या वॉटलिंग टेक्निक के माध्यम से क्या किया जाने लगा कि फूड को प्रिजर्व किया जाने लगा। कैसे किया जाने लगा? आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो टीन के डब्बे में आती हैं, है ना, गुलाब जामुन भी बहुत समय तक लंबे तक चलने के लिए आ जाती है, या बहुत सारी चीजें, हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, हम छाछ पी लेते हैं, या हम बहुत लस्सी वस्सी, बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस तरह की बॉटलिंग में आने लगी। तो जो कैनिंग इंडस्ट्री थी, जो बॉटलिंग टेक्नोलॉजी थी, 1810 में निकोलस एपर्ट ने वैक्यूम बॉटलिंग टेक्निक विकसित की, जिससे फ्रांस की सेना को भोजन उपलब्ध कराया जाना प्रारंभ हो गया था। इसीलिए फादर ऑफ कैनिंग या इंडस्ट्री हम किसे कहते हैं? हम किसे कह देते हैं भैया? निकोलस एपर्ट को। ये क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूं कि इसे आपको याद रखना है, ठीक है। भोजन को तैयार करके स्टरलाइज करके कैन या जो जार थे उनमें सील कर दिया जाता था, बोतल पैक किया जाता। इससे क्या हो रहा था कि जैसे ही बोतल ली और बोतल को पैक्ड किया, तो पैक्ड करने से पहले वैक्यूम कर देते, तो एयर पूरी निकाल ली, मतलब ऑक्सीजन पूरी निकाल ली। अब बोतल में ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होगी तो अन्य जो भी चीजें जो फूड को कंटेमिनेट कर सकते थे, जो उसे खराब कर सकते थे, वो उन सारे माइक्रोबियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो सूक्ष्म जीव होंगे, उनकी ग्रोथ ही नहीं होगी। इसीलिए कैनिंग जो थी, जो कैनिंग थी या जो बॉटलिंग टेक्निक थी, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी। इस विधि में क्या किया जाने लगा कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर का यूज किया जाने लगा। जब भी कोई चीज थी, स्टरलाइज करना था तो कैन को डाला, ठीक है, स्टरलाइज किया हाई टेम्परेचर पर, वैक्यूम से एयर निकाली और जो भी सामान था भैया, और ऊपर से सील पैक कर दिया, तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा और हाई टेम्परेचर से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती थी बैक्टीरिया की, वो होना बंद हो गई। इसके बाद कैनिंग और बॉटलिंग के बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी को में निकल के आई, वो थी पास्चराइजेशन, ठीक है। क्या था ये? पास्चराइजेशन था, ठीक है। क्या थी टेक्निक भाई? पास्चराइजेशन जो था वो शेकन टेक्निक थी, और इस टेक्निक से आने वाला इस परीक्षा का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इससे आने वाला दूसरा क्वेश्चन। देखो, मैं जब भी पढ़ाता चलूंगा तो मैं बताता चलूंगा ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो पास्चराइजेशन जो था, खासकर ये मिल्क इंडस्ट्री में स्टार्ट हुआ था
लेकिन हम बात करें तो लुई पास्चर, ठीक है, लुई पास्चर जी ने 1864 में 1864 में पहली बार लुई पास्चर, जिन्हें हम सूक्ष्म विज्ञान के जनक यानी कि पायोनियर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, पास्चुरीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। और सबसे पहले दूध में, मिल्क प्रोडक्ट में, वैसे तो वियर और बाइन पे ट्रेड में इन्होंने एग्जांपल में स्टार्टिंग किया था, बट दूध में, दूध की जो स्टरलाइजेशन टेक्निक थी वो सबसे पहले क्या की इन्होंने, शुरुआत की। अच्छा, इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर होता था इनके इक्विपमेंट का स्लाइस करने के लिए, और हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में, ज्यादा देर तक, हाई टेम्परेचर में एकदम कम समय तक चीजों को रखकर एकदम से सेकंड में, मतलब 1 सेकंड भी अगर टेम्परेचर देना है तो हाई टेम्परेचर दे दिया, उसी से उस मिल्क प्रोडक्ट के या जो भी प्रोडक्ट रखा जाता था उसे पास्चुरीकरण कर दिया जाता था। ठीक है, अब जब पास्चुरीकरण की प्रक्रिया शुरू होकर आई तो लुई पास्चर ने हमको एक चीज बताने की कोशिश की कि भाई साहब, है ना, एक वेट पास्चराइजेशन शुरू किया इन्होंने। ठीक है, क्या करता था वेट, 63 डिग्री सेल्सियस पर अगर 30 मिनट तक किसी चीज को आप गैस के ऊपर रखते हैं तो उसका जितना भी मॉइस्चर है, जितना भी उसमें जो बैक्टीरिया हो सकता है, सब खत्म हो जाएगा। कितनी देर तक, 63 टेम्परेचर पर 30 मिनट तक, मतलब एक प्रकार से कहें हम, ये मध्यम गति की बात हो रही थी। लेकिन वहीं उन्होंने सतह प्रवाह की बात की, मतलब हाई टेम्परेचर को लेकर उन्होंने टेक्निक दी कि अगर आप हाई टेम्परेचर पास्चुरीकरण जो है, कंटिन्यूअस फ्लो में अगर आप हाई प्रेशर दे रहे हो, तो यदि आप 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर दे रहे हो तो 15 सेकंड में भी पास्चराइजेशन हो जाएगा। यदि आप 89 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख रहे हो तो 1 सेकंड में हो जाना है। अगर आप 90 डिग्री सेंटीग्रेड रख रहे हो तो 0.5 सेकंड में हो जाना है। अगर आप 94 सेंटीग्रेड रख रहे हो तो आप 0.1 सेकंड में हो जाना है। यदि आप 96 रख दोगे तो 0.05 सेकंड में हो जाना है। और यदि आपने 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख दिया तो मान के चलिएगा कि आप 0.01 सेकंड में ही चीजों को जो पास्चराइजेशन है वो हो जाना है। ठीक है, तो या तो हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर रखना है तो विद इन सेकेंड हो जाना है, या फिर आप गैस पर, स्टोव पर रख रहे हैं तो टेम्परेचर कम रहेगा तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये घर के बारे में बात हो रही थी और ये इंडस्ट्रियल चीजों के लिए बात हो रही थी। ठीक है, इसके बाद दूध संरक्षण को लेकर वही उन्होंने हाई टेम्परेचर टेक्निक HTT या फिर लो टेम्परेचर टेक्निक जो थी, ठीक है, LTT, दोनों इन्होंने प्रदान की। तो पॉस्चराइजेशन की शुरुआत हो जाने से ही बहुत सारे प्रोडक्ट जो थे उनको लंबे समय तक प्रिजर्व किया जाने लगा, और इसके लिए सबसे बड़ा योगदान किसका माना जाने लगा, लुई पास्चर महोदय का। ठीक है, इसके बाद हम फूड एडिटिविटी की बात करें, खाद्य सुरक्षा की बात करें। अब अगर हमें खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना है, उनकी जो लाइफ है उसे और बढ़ाना है, तो हम उसमें बहुत सारी चीजों को और एड ऑन कर देते हैं। ठीक है, एडिटिविटी इसी बात की बात करती है कि खाद्य योजक चीजें जो हैं उन्हें यदि खाद्य पदार्थों में मिला दिया जाए तो वो एक लंबे समय तक चलने का काम करते हैं। अच्छा, आपने कोल्ड ड्रिंक्स पिया होगा, सॉफ्ट ड्रिंक पिया होगा, या भी जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, अगर उनने आपने देखा होगा, जूस देखा होगा, तो जूस को जब कैन या बॉटल में भरा जाता है तो उसमें बेंजोइक एसिड होता है, बॉटल में लिखा रहेगा। ठीक है, बॉटल में क्या होगा, लिखा रहता है। जो बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक जो अम्ल होता है, ये वर्तमान में खाद्य संरक्षण की सबसे अच्छी तकनीक मानी जा रही है, खासकर कि ये किसके लिए, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए, या फिर हम जितने भी जो हम कहते हैं कि जो हमारी बेवरेज इंडस्ट्री है ना, सॉफ्ट ड्रिंक है ना, कोको कोला हो गया आपका, या आपका बाकी सारी चीजें, एप्पी का जूस हो गया, या जितने भी गुआवा का जूस आ रहा है, ये सब, इन सबको संरक्षित करने के लिए बेंजोइक एसिड जो है उसका यूज किया जा रहा है, ऐसा कैन में या बॉटलिंग में। ठीक है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोइक अम्ल से प्राप्त नमक का उपयोग भी किया जाता है, यानी कि सोडियम बेंजोएट नमक हो गया, नमक डाल दिया उसमें, ठीक है, या बेंजोइक एसिड डाल दिया सीधा उसी में। ठीक है, तो बेंजिक जो है उसकी मात्रा मिल रही है, इसका उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक में या अम्लीय खाद्य पदार्थों में, खासकर फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। तो फूड एडिटिविटी जो है, हमारी खाद्य योजक जो चीजें हैं, वो भी हमें क्या करती हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए सहायता करती हैं। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट नमक जो है, उन दोनों के बारे में आपको याद रखना है, वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे महानतम तकनीक एकदम से निकल के आ गई वो थी रेफ्रिजरेटर, जिसे आजकल हम लोग फ्रीज कहते हैं, शीतलन।
कोल्ड, ठंडा कर देना चीजों को, फ्रीज कर देना, जमा देना, उनका पूरा पानी सुखोकर बर्फ बना देना, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर जो है ये भी एक मॉडर्न टेक्निक्स है जो आने वाले नए समय के लिए आती है। हम देख पाते हैं कि हमारे घरों में भी जो फ्रीज होता है, हम सारा कचरा सामान जो होता है सबको फ्रीज में भर देते हैं। और ये फ्रीज भी वैसे ही होता है जैसे रोज हम मोबाइल की बात करते हैं, मतलब जो हम रोज मोबाइल खोलने की जो बात करते हैं, रोज जो हम मोबाइल खोलते हैं कुछ आया कि नहीं, वैसे हम रोज फ्रिज खोलते हैं सुबह शाम, कुछ नया है कि नहीं, जबकि मिलता वही है। तो ये भी खाद्य की जो ताजगी है, जो पोषण पदार्थों की जो फ्रेशनेस है, ठीक है, उसे अगर मेंटेन करना है, उसको सुरक्षित करना है, तो हम रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री तक लेके जाते हैं, यानी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। क्योंकि 3 से 5 के भीतर तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि धीमी हो जाती है इतने कोल्ड टेम्परेचर में, ठीक है। हम अत्यधिक निम्न तापमान पर भी चले जाएं -1.7 से -3 डिग्री, तो इसपे तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं लगभग लगभग डीएक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इस पर जाकर एकदम इनएक्टिव हो जाते हैं यदि हम फ्रीजर को -1.7 से लेके -3 डिग्री तक ले जाएंगे। तो अगला प्रश्न ये भी आ सकता है सीधा सीधा कि रेफ्रिजरेटर में कितना टेम्परेचर रखा जाए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाए। तो अत्यधिक निम्न तापमान क्या होगा भैया, -1.7 से लेकर -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर, जहां पर जाकर चीजें क्या हो जाएंगी, एकदम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे एकदम क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, एकदम उनकी ग्रोथ जो है नहीं होने वाली, वो बिल्कुल शीतलक हो जाएंगे, ठीक है। कम तापमान पर जब हम सूक्ष्म जीवों की चपापे गतिविधियां जो धीमी हो जाती हैं, जो उनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो यहाँ पे जाके क्या होती है, खत्म हो जाती है। इसी कारण वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, इनएक्टिव निष्क्रिय हो जाते हैं, और हमारा जो फूड है वो क्या हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है, संरक्षित हो जाता है। नमी नियंत्रण के कारण ही खाद्य वस्तुएं अपनी नमी बनाए रखती हैं और उनकी गुणवत्ता बनी रहती है। तो रेफ्रिजरेटर भी जो है एक मॉडर्न टेक्निक का पार्ट है। अब रेफ्रिजरेटर हम ज्यादा लगा रहे हैं तो इसमें ओजोन गैस के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि फ्रिज से निकलने वाली जो गैसें हैं वो हमारे ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर का यूज हमको कम करना होगा, लेकिन क्या करें हम, है ना, प्रिजर्वेशन तो है। अब हम बात करें कि 20वीं सदी के लोगों ने फूड प्रिजर्वेशन के लिए कौन सी टेक्निक लेकर आए। अब आने वाले नए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जो है वो 20वीं शताब्दी की नहीं है, 20th सेंचुरी जो है उसकी नहीं है। इसमें एक तो वैक्यूम पैकेजिंग है, दूसरा इरिडेशन है, और तीसरा है फ्रिज ड्राइंग। फ्रिज ड्राइंग को लाइफोहिजलिंग भी जेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या देखते हैं हम, वैक्यूम पैकेजिंग की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, वैक्यूम। ये 20वीं शताब्दी की नई तकनीक है जिसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं किसमें, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। अब फूड पैकेजिंग में हम सबसे पहले क्या बात करें, देखो मैंने यहां पर इमेज लगाई है, इस इमेज में आप देख पा रहे हो कि एक पॉलिथीन के अंदर सारी जो चीजें हैं उनको संरक्षित करने का काम किया जा रहा है, और एकदम एयर टाइट है ये, यही तो पैकेजिंग है, वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम में से एयर तो पूरी निकल गई, ऑक्सीडेशन होना नहीं है, नमी जो है वो सूख चुकी है, ठीक है। तो वैक्यूम पैकेजिंग जो है वो यही करती है कि पैकेजिंग के माध्यम से क्या करते हैं हम, हवा को हटा देते हैं, जिससे ऑक्सीकरण या सूक्ष्म जो जीवों की वृद्धि होती है वो कम हो जाती है, और हो जाती है तो उनकी लाइफ को सेव करती है, यानी कि लंबे समय तक हम उस प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हालांकि इस प्रोडक्ट में ये स्वाद और उसकी बनावट में कोई अंतर नहीं आता है। वैक्यूम पैकेजिंग इसकी अच्छी है कि ऑक्सीडेशन को रोक देती है, नमी जो है वो बचती नहीं है उसके अंदर। तो एक फायदा ये भी होता है इस वैक्यूम पैकेजिंग में कि एयर टाइट हो जाता है, ठीक है। पॉलिथीन में पैक कर रहे हैं वैक्यूम लगाकर, तो एयर पूरी बाहर ले ली, तो अब ऑक्सीजन रहेगी नहीं, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि हर एक टेक्निक ये कहती है कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ मत होने दो, या तो उसे हाई टेम्परेचर पर जाकर खत्म कर दो, या फिर लो टेम्परेचर पर जाकर उसे इनएक्टिव कर दो। बीच में जो मॉइस्चर की स्थिति आती है, बीच में जो नमी धारण करने की स्थिति आती है, इसे नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने वैक्यूम पैकेजिंग का भी यूज किया, ठीक है। वैक्यूम पैकेजिंग के बाद अगर हम बात करें तो फिर आता है विकिरण, ठीक है, विकिरण, है ना, जिसे हम फूड इरिडेशन के लिए जानते हैं, ठीक है। फूड इरिडेशन जो है वो प्रिजर्वेशन की एक बड़ी महत्वपूर्ण टेक्निक है, कि इसमें क्या होता है कि एक जो हम एक प्रकार से कहें कि एक लैब टाइप की एक चीजें होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रिक जो करना होती है, विकिरण जो है, ठीक है, भोजन को नियंत्रित करने के लिए जो आयनीकरण विकिरण आती हैं उनके संपर्क में लाया जाता है।
ठीक है, मतलब ये जो एक मॉड्यूल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर विकिरण जो है रेडिएशन वो डाला जाता है और इसमें फूड रख दिया जाता है। तो फूड जब उसके क्या होते हैं, हम कहते हैं एक प्रकार से कि उसकी नजदीकी बढ़ती है फूड की, और जब फूड उसके बीचों बीच आ जाता है, ठीक है, तो स्थिति कैसी होती है कि जैसे ही इसमें से रेडिएशन निकाला गया, तो जो ये रेडिएशन है वो क्या करता है भाई, रेडिएशन क्या करता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको खत्म करने का काम करता है। इसीलिए फूड प्रिजर्वेशन के लिए एक और जो टेक्निक है जिसका हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं वो क्या है, विकिरण, इरिडेशन, ठीक है। और बिना तापमान बढ़ाए हम उस फूड की जो है गुणवत्ता को बिना बदले ही हम क्या करते हैं, इसको संरक्षित करने का काम कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एक टेक्निक हमारे पास ये भी आ गई, विकिरण, है ना, इरिडेशन आ गया। इसके बाद आती है फ्रीज ड्राइंग, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है भैया, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रीज ड्राइंग, है ना, जिसे हम लाइपोहिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। देखो स्ट्रॉबेरी देखो आप, ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी पड़ी है, लेकिन अगर हम इस स्ट्रॉबेरी की बात करें हम, हाँ, इस स्ट्रॉबेरी की बात करें तो क्या करते हैं, फ्रीज ड्राइंग, है ना, इसीलिए इसको क्या कह रहा है, फ्रीज कर देना, ठीक है। रेफ्रिजरेटर अलग है और फ्रीज ड्राइंग जो टेक्निक है वो अलग है। फ्रीज ड्राइंग में क्या करते हैं, हम सबसे पहले भोजन को फ्रीज करते हैं, ठीक है, जमा देते हैं, और जमाने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि उससे वैक्यूम करते हैं, मतलब उसको एकदम सुखा देते हैं। हमने इसको अच्छा सा फ्रीज में रखा, ये जम गया, और जमने के बाद इस पर वैक्यूम मार दिया तो पूरी एयर जो थी, पूरी जो हवा थी, पूरी जो नमी थी, उस वैक्यूम से हम क्या करते हैं, इसको सुखा देते हैं। और इसके कारण पोषक तत्व या उसकी जो संरचना, उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो उसके बनावट है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। और जब हमें यूज करना होता है तो हम पानी डाल देते हैं इसके ऊपर। जैसे ही पानी डालते हैं तो जो उसके ऊपर की जो सेल वॉल होती है वो पानी पाती है और फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। तो ये एक प्रकार से ये जो टेक्निक है, आजकल इस टेक्निक का भी बड़ा प्रयोग किया जा रहा है, फ्रीज ड्राइंग का, खासकर जो फ्रूट्स हैं इनको रखने के लिए, खासकर किसके लिए, फ्रूट्स जो हैं इनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, फ्रीज ड्राइंग जो है, जिसे हम भाई साहब लाइपोहिलाइजेशन के नाम से भी जान रहे हैं, ठीक है। ये थी 20वीं शताब्दी की तकनीकें। इसके बाद अगर हम बात करें तो 21st सेंचुरी की फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक और कमाल की है। इन तकनीकों ने तो खाद्य पदार्थों के लिए, हम फूड सिक्योरिटी की अगर बात करें, खाद्य सुरक्षा की, तो उसके लिए एक नए मानक तैयार किए और मार्केट में मतलब रेडी टू ईट, ठीक है, एकदम चीजें तैयार हैं कि आप लाइए, गर्म पानी कीजिए, डालिए और मटर पनीर तैयार है, ठीक है। इडली खमण जो भी बनाना है आपको, सबका पेस्ट बहुत दिनों तक बना रखा हुआ है, लाइए, आप पैकेट खोलिए, पानी गर्म कीजिए, डालिए और पी जाइए, है ना, रेडी टू ईट। और ये कैसे संभव हो पाया, ये मॉडर्न यानी कि 21st सेंचुरी की जो फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक थी, इनके कारण। अब इन मॉडर्न फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक की अगर हम बात करें तो इसमें एक हाई प्रेशर प्रोसेसिंग है, एक पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्निक है, एक अल्ट्रासाउंड प्रोडक्शन है, ठीक है, एक कोल्ड प्लाज्मा टेक्निक तो गजब की चीज है, ठीक है, और एक है माइक्रोवेव असिस्टेड थर्मल स्टरलाइजेशन, जो माइक्रोवेव से स्टरलाइज कर देती है चीजों को और उसको जो फूड है उसके प्रिजर्व करने का काम करती है। यानी कि हाई प्रेशर एचपीपी, पीईएफ जिसे हम पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड प्रिजर्वेशन है, कोल्ड प्लाज्मा टेक्निक है और एक माइक्रोवेव असिस्टेड थर्मल स्टरलाइजेशन है। यानी कि इन चार तकनीकों को हम 21वीं शताब्दी की फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक कह रहे हैं और इसके पहले वालों को हम क्या कह रहे हैं, इनको हम 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी में कौन कौन सी आ गई थी हमारे पास, वैक्यूम, विकिरण और फ्रीज ड्राइंग, ठीक है। और 21वीं शताब्दी में हमारे पास चार तकनीकी हैं और इन चार तकनीकों में अगर हम बात करें तो हमको याद रखना है चार कौन सी हैं, एक है हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, एक पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक अल्ट्रासाउंड है, एक कोल्ड है और एक माइक्रोवेव असिस्टेड थर्मल स्टरलाइजेशन है। अब एक एक करके सबको देख लेते हैं, उससे पता चलेगा कि आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ये लोग, किस तकनीकी विधा का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाई प्रेशर प्रोसेसिंग यूनिट्स की, ठीक है। देखिए ये एक वैक्यूम ट्यूब जैसा बनाया जाता है, ठीक है, और इस वैक्यूम ट्यूब में, ठीक है,
600 मिली बार का वायु दबाव प्रेशराइज किया जाता है और इस पाइप के बीच में से जो फूड होते हैं, ठीक है, उनको निकाला जाता है और निकालने के बाद इसमें प्रेशर लगाया जाता है। उस प्रेशर से, उस दबाव के कारण जो भी पोषक पदार्थ होते हैं, जो हमारा फूड होता है, जो भोज्य पदार्थ होता है, बिना गर्मी के, ठीक है, टेम्परेचर नहीं है इसमें, दबाव बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? दबाव। यानी कि गर्मी नहीं दे रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं? उच्च दबाव, हाई प्रेशर डाल रहे हैं। और हाई प्रेशर से क्या कर रहे हैं कि जैसे ही अप्लाई किया हमने हाई प्रेशर, वैसे ही इनएक्टिव हो जाते हैं माइक्रोवेव विदाउट हीट, बिना गर्मी के, और बनावट, स्वाद और पोषण को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो एक टेक्निक आई है हाई प्रेशर प्रोसेसिंग टेक्निक, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है? दबाव। एक चीज और मानना कि जो हाई प्रेशर प्रोसेसिंग टेक्निक है, इसी टेक्निक को हम कोल्ड पॉस्चराइजेशन टेक्निक कहते हैं। अभी हॉट पॉस्चराइजेशन की बात कर रहे थे लुई पास्चर महोदय, लेकिन अगर टेम्परेचर नहीं है, काम वही कर रहे हैं, तो इसमें हमने क्या किया? हाई प्रेशर, है ना, प्रेशर दिया, हवा का बोझ डाल दिया हमने इस टेक्निक में। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? कोल्ड पॉस्चराइजेशन टेक्निक। तो इसको मैंने येलो इसलिए भी कर दिया है कि हो सकता है कि परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि कोल्ड पॉस्चराइजेशन टेक्निक किसे कहा गया है, 21st सेंचुरी में कोल्ड पॉस्चराइजेशन टेक्निक किसे कहा गया? तो याद रखेंगे किसे कहा गया? हाई प्रेशर प्रोसेसिंग टेक्निक को। ठीक है, अब इस टेक्निक का प्रयोग किसके लिए किया जाने लगा? तो जूस, स्मूदी, फल, सब्जियां, मांस, समुद्री भोजन और दही जैसी चीजों को। ठीक है, मांस हो गया, जूस हो गए, सब्जियां हो गई, इन सबको इस यूनिट से निकालकर, ठीक है, इस यूनिट से निकालकर लगभग 6000 मिलीबार का जो प्रेशर था वो देकर, और इसमें से निकालकर क्या किया जाता है? उनको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो एक टेक्निक हमारे पास कौन सी है? हाई प्रेशर प्रोसेसिंग टेक्निक। इसके बाद दूसरी टेक्निक है पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दूसरी टेक्निक कौन सी है हमारे पास में भैया? पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, वो हमारी क्या है? दूसरी टेक्निक है। अब देखें भैया दूसरी टेक्निक के बारे में क्या है क्या नहीं है ये। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पल्स इलेक्ट्रिक टेक्निक। ठीक है, अब देखो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो है जूस रखा गया है, ठीक है, या फ्रूट्स रखे गए। ठीक है, इनके लिए क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं यहां से इलेक्ट्रिक पल्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पल्स क्या करता है कि जो फूड होता है उसमें से, जब उसमें से किरणें निकल के जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है, तो जो उसकी बैक्टीरियल चीजें होती हैं, जो उसके हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, इनको क्या करता है? वो नुकसान पहुंचा देती है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो हमारी पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो तरल पदार्थों जैसे जूस हो या रस हो फलों के, उनमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी झिल्लियों को नष्ट कर देती है। तो एक पूरा का पूरा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये एक फ्लोरिंग होती है जहां पर चीजें रखी जाती हैं, एक जनरेटर होता है, और फिर यहां से जो है चीजों को इलेक्ट्रिक जो पल्स है, मतलब धड़कन, एक प्रकार से कहें कि हम विद्युत धड़कन है, ठीक है, तो उस माध्यम से जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी झिल्लियों को क्या करते हैं? फाड़ देते हैं और हाई वोल्टेज झटके मारते हैं। ठीक है, एकदम से बीच में रखा, इसमें जनरेटर रखा, कंप्यूटर से लगाया, टेम्परेचर सेट किया, मतलब वोल्टेज सेट किया, और बटन दबाई, और बटन दबाई जैसे ही जो भी फूड रखा गया था उसके पास जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, जो भी सूक्ष्म रहेंगे, उनकी जो झिल्लियां रहती हैं, उनकी जो लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऊपर वाली, उसको क्या करती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसमें भी भाई दूध हो, अंडे हो, जूस हो, ठीक है, या जितने भी लिक्विड जो पदार्थ हैं, उन सबको रखने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जा रही है? पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड। पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड आने के कारण ही जो बहुत सारे जो लिक्विड वाले, जूस वाले पदार्थ हैं वो मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, और एक लंबे समय तक वो है हमको देखने को मिल रहे हैं, रखे रहते हैं। फिर एक और चीज आई अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड प्रिजर्वेशन टेक्निक। ठीक है, अल्ट्रासाउंड प्रिजर्वेशन टेक्निक में भी वही था कि इस तरह की एक मशीन थी और उसमें अल्ट्रासाउंड जो रेस थी उनका प्रयोग किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी पर। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी पर जो साउंड होता है, जो ध्वनि तरंगें होती हैं, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनाती हैं, और जो भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है। अल्ट्रासाउंड जो होती है, ठीक है, वो उससे स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता फूड का, उसकी संरचना चेंज नहीं होती, लेकिन क्या करती है वो कि हाई फ्रिक्वेंसी पर ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है एकदम से। ठीक है, बहुत तेज गति से ध्वनि तरंगें जो है उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे बिना संरचना बदले ही जो सेल्फ लाइफ होती है उनकी फूड की, वो क्या होती है? इनहांस हो जाती है।
अल्ट्रासाउंड तरंगें जो खाद्य पदार्थों में जो मौजूद तरल पदार्थ होते हैं उनकी जो गुहिकायन यानी कि जिसे हम कैविटेशन कहते हैं, यह याद रखना, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, गुहिकायान जो नामक प्रक्रिया होती है वो उत्पन्न होती है, यानी कि इसमें जो कैविटेशन होता है वो हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी गुहिका जो तरल पदार्थ होते हैं उसमें छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्या आ जाते हैं, बबल्स आ जाते हैं। और जब बबल्स आते हैं, ठीक है, तो उन्हीं बबल्स को तोड़ने का काम करती है, ठीक है। इसी से कैविटेशन से क्या होता है कि तरल पदार्थ जो होते हैं वो छोटे 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 बुलबुले बनाते हैं, और जैसे ही वो बुलबुले बनाते हैं ये उन्हीं को खत्म करती है, जिससे सूक्ष्म जीव या जो एंजाइम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड प्रिजर्वेशन भी टेक्निक किसके लिए क्या गई, किसके लिए आई, फूड प्रिजर्वेशन के लिए आई। इसके बाद आई कोल्ड प्लाज्मा टेक्निक, ठीक है। देखिए ये एक मशीन है, प्लाज्मा टेक्निक की जो मशीन है, और ये एप्पल रखे जा रहे हैं, जब ये अंदर जाएगी तो उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आ जाएगी, ठीक है। इसको क्या करते हैं कि जो कमरे का तापमान होता है उस पर कुछ गैसें उत्पन्न की जाती है, और गैसें उत्पन्न करने के बाद जो भोजन होता है उसकी पैकेजिंग की जाती है, तो उसकी सतह पर सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है बिना किसी गर्मी या रसायन के, ठीक है, एक मेम्ब्रेन के ही माध्यम से, ठीक है। कोल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ना तो यहां पर गर्मी ज्यादा है और ना ही यहां पर क्या है, ठंडी ज्यादा है, ना तो यहाँ गर्मी ज्यादा है ना ही यहाँ क्या ज्यादा है, ठंडी। और इन दोनों के बगैर ही क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें नष्ट करने का काम किया जाता है। तो कोल्ड प्लाज्मा टेक्निक भी एक नए 21st सेंचुरी की फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक में शामिल होती है। इसके बाद जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक चल रही है अभी, ठीक है, माइक्रोवेव असिस्टेड थर्मल स्टरलाइजिंग, जिसे MATS कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम पूछा जाता है, ठीक है, MATS, क्योंकि एक MATS है और एक MBBS है जिसे हम अभी देखेंगे। जितने भी आप देख रहे हो ये सारे के सारे वही रेडी टू ईट वाले, सारी चीजें सब बना बनाया रखा रहता है, पैकेजिंग होकर एकदम। हम जब भी कुछ भी चीज उठा के लाते हैं, सब्जियां भी आज बनी बनाई मिल रही मार्केट में, बस पानी लाओ घर में करके चलो। कितने दिनों तक बनी रखी रही हो, कैसे रखी रही, तो क्या यूज किया गया था, माइक्रोवेव असिस्टेड थर्मल स्टरलाइजेशन। ये एक ऐसी तकनीक है, माइक्रोवेव असिस्टेड थर्मल स्टरलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें माइक्रोवेव और प्रेशर दोनों का प्रयोग किया जाता है और सील बंद भोजन को गर्म करके स्टरलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व है वो सुरक्षित रहते हैं, और इस प्रक्रिया में समय भी कम होता है, बहुत कम समय में ये प्रक्रिया जो है अपना ली जाती है। और एक सबसे एडवांस और सबसे नई आई है इस प्रक्रिया ने, जो थर्मल और माइक्रोवेव दोनों की ऊर्जा का यूज करती है, दोनों के कॉम्बिनेशन से चलती है। इसने स्टरलाइजेशन में माइक्रोबियल जो इनएक्टिविटी है उसको बढ़ाने का काम किया। जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो जो जिस तरह से उनकी एक्टिविटी होती है उसको कम किया। साथ ही खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसमें गर्मी के कारण जो हानिकारक जो प्रभाव हो सकते थे उसको भी नष्ट करने का काम कर दिया। MATS सिस्टम जो है वो पैक्ड फूड को एक साथ प्रेशराइज्ड और हॉट वाटर बाथ, ठीक है, गर्म पानी में से होकर गुजरती है, और 915 मेगाहर्ट्ज, फिर से ध्यान रखना, देखो एक प्रेशराइज्ड हॉट वाटर बाथ दी जाती है इन पैकेट को, और 915 मेगाहर्ट्ज जो होते हैं उस पर माइक्रोवेव एनर्जी के लिए 120 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। 15 मिनट तक रख दो, इस तरह का तैयार हो जाता है। बाद में जब खाना है गर्म पानी करो, मिलाओ, भूल जाओ। बहुत सारी चाय, कॉफी, पेस्ट्री, लिक्विड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, ये सब के लिए माइक्रोवेव असिस्टेड थर्मल स्टरलाइजेशन टेक्निक का यूज किया जाने लगा है। यानी कि MATS जो है वो 21वीं सदी की सबसे पैक्ड फूड जो आ रहा है, रेडी टू ईट फूड जो आ रहा है मार्केट में, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक कौन सी है, MATS। कौन सी है, MATS। और MATS ने क्रांति ला दी है फूड को प्रिजर्व करने में, इसने क्रांति जो है वो लेकर ला दी है, ठीक है। तो इस तरह से भैया फूड प्रिजर्वेशन की जो मॉडर्न टेक्निक है ये हमारी आज कंप्लीट होती है, ठीक है। मतलब आज की क्लास में हमें यही फूड टेक्निक पढ़नी थी, चाहे वो एंसेंट पीरियड से हो चाहे अभी तक हो। तो कैनिंग है, साल्टिंग है, स्मोकिंग है, ठीक है, विकिरण है, ये सारी चीजें हैं, है ना। या हम बात करें कि मॉडर्न एज में क्या क्या है, हमारे पास MTS है, अल्ट्रासाउंड है ना, हमारे पास कोल्ड प्लाज्मा है, ठीक है। ये सारी जो नई टेक्निक्स हैं ये हमारे पास अभी हमको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। फिर
इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की कहानी बात करेंगे, यानी कि हम फूड की बात करेंगे, जो ट्रेडिशनल फूड है उसकी बात करेंगे, फिर हम ट्राइबल फूड की बात करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद अपने विचार जो हैं, इस क्लास के बारे में जो विचार हैं, कोर्स को लेकर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालना ना भूलें, या फिर एफएसओ से संबंधित, वैकेंसी से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो भी आप इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी पूछने या डालने का काम करें। यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं भोपाल एकेडमी का, तो एफएसओ की क्लासेस जो हैं शुरू हो चुकी हैं। पार्ट बी, स्पेशली इस क्लास का जो मेन पार्ट है, पार्ट बी, ये क्लास चल रही है, ठीक है, और इसकी फीस 5500 रुपए है, जिसमें पार्ट ए भी इनबिल्ट है, ठीक है। अगर अभी 5 जुलाई तक इसकी प्राइस ये है, उसके बाद प्राइस में थोड़ा सा हाइक आएगा और ये 8,500 तक पहुंचेगी। अर्ली बर्ड में 5,500 में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, वहां पर भी और कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कोचिंग के जो नंबर है उन पर कॉल करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। यूट्यूब चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।